So friends, welcome to AI Education and Study with Anas. Today I will start in class 12 political science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। आज की क्लास की वीडियो में हम उसी कुछ पार्ट्स कवर करेंगे अपने रिवीजन के। लास्ट क्लास की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। संगठन का मतलब समझते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब ये है कि कई सारे बाहर के देश जितने हमारे देश के भारत, अमेरिका, चीन, सऊदी, तो वो सब देशों का एक संघ। अब वो सब देशों ने एक संघ जो बनाया है उसका नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन को दूसरे नेम से जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएन। ये दो नेम है। इन नेमों से जाना जाता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए इनका जो काम होता है वो क्या होता है, इनकी जरूरत हमें क्यों है संयुक्त राष्ट्रीय संघ की। इसकी जरूरत हमें ये है क्योंकि ये जो हमारा संघ है ये मानवता और शांति का प्रतीक है। इस संघ का काम भी यही है कि पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करना, मानवता स्थापित करना। इसकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं जो कि अलग अलग पर्टिकुलर टास्क के ऊपर वर्क करती हैं। आज पूरे विश्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कि पूरे विश्व में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ होगी देशों के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि जितने भी देश हैं उनमें जितनी भी सरकारें बैठी हैं उन पे हमेशा मेल मिलाप ही है, कभी ना कभी मनमुटाव हो ही जाता है। तो उस मनमुटाव को हथियारों के जरिए नहीं, एक बातचीत के जरिए खत्म किया जाए, इसलिए यूएन को की आवश्यकता होती है। यूएन एक ऐसा मंच स्थापित करता है जहाँ पर सभी देश बैठते हैं और अपने अपने मुद्दों को रखते हैं और उन बातों को बहस के तौर पर खत्म करते हैं, ताकि हथियारों के तौर पर। जिससे क्या होता है, देश के नुकसान होने से बच जाता है। जो आम जनता नागरिक मर जाते हैं बेवजह में, लेकिन गलती कौन लोगों की जाने बच जाती है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना और जो भी मनमुटाव हुआ है किसी भी देश के अंदर उसको एक बातचीत, एक बहस के जरिए खत्म करना। और इसका दूसरा काम ये है कि किसी भी देश, कोई भी देश किसी भी लड़ाई में अपने परमाणु बम का यूज ना करे। इसीलिए ये उस पर ही रोक लगाता है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इस टाइम विश्व के अंदर दो युद्ध चल रहे हैं, एक इजराइल और फिलिस्तीन का और दूसरा जो चल रहा है वो रूस और यूक्रेन का। तो ये युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहे? यूएन का यही है कि सभी देशों के अंदर शांति स्थापित करना। तो आप ये देखिए कि अगर उन देशों के अंदर मनमुटाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो वो एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियार नहीं डाल रहे। तो ये रोक कौन लगा रहा है? यूएन लगा रहा है। तो यूएन का काम यही होता है। अब देखो यूएन का गठन कब हुआ, निर्माण कब हुआ, तो इसका मतलब समझ यूएन का जो निर्माण हुआ वो हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद। अब 1945 से पहले क्या था? 1945 से पहले एक और शांति ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन को क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था लीग ऑफ नेशन का, वो किया गया था पहले विश्व युद्ध के बाद। पहले विश्व युद्ध के बाद जो जितने भी नुकसान हुए थे कई सारे देशों में, जितने भी लोग की जाने गई, तो उन सब ये सब सिचुएशन दोबारा ना आ सके, इसलिए लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया कि आप हमारे पूरी विश्व के अंदर क्या करें, शांति स्थापित करें और जो सिचुएशन अभी होकर गई है वो दोबारा ना आने पाए इसके लिए। परंतु क्या हुआ, कुछ समय बाद, 10 साल 20 साल बाद 1945 के दूसरा विश्व युद्ध दोबारा हो गया और जो कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो पहले विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए लीग ऑफ नेशन को जो काम किया गया था वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए उसका विघटन करना गया। और विघटन करने के बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, उसका नाम था यूएन। और यूएन का जब से गठन हुआ है, जब से लेकर आज तक पूरे विश्व के अंदर कभी विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए पूरे विश्व में इसकी वाहवाही भी होती है कि जब से इस गठन का हमने, मतलब इस गठन ने जो है वो अच्छी तरीके से काम किया ताकि दूसरे विश्व या तीसरे विश्व युद्ध को भी नौबत नहीं है। तो इसीलिए इसकी हमें बहुत जरूरत है अपने इसमें विश्व के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संघ माना जाता है। पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएन की उपलब्धि, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएन बोला जाता है, उसकी उपलब्धि को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये होनी चाहिए। ये संगठन मानवता और शांति का प्रतीक है। इसमें कई सारे देश सम्मिलित हैं, लगभग इसमें 193 देश हैं। और यूएन इस संगठन का एक एम और ये गोल है कि सभी देशों को लड़ाई से बचाना और परमाणु हथियारों पर रोक पर परमाणु हथियारों के यूज पर रोक लगाना। यूएन का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुआ था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इसका निर्माण हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद। और ये सब विघटन क्यों हो गया ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं हमारे पास जो कि हमें कवर करने चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 193 देश सम्मिलित है, ठीक है, ये हमें पता है। और इसके अंदर जितने भी देश सम्मिलित है ना 193, वो सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है।
पहला पॉइंट तो ये। और ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है कि एमसीक्यूज बेस में क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ना जितने भी देश हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र देश हैं, और इसकी सुरक्षा परिषद जो है, यानी जिसकी सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य स्थायी तो बनाए गए हैं, उसके अंदर 5 सदस्य हैं। ये वो भी क्या है, स्थायी सदस्य। और वो देश कौन कौन से हैं जो इसके सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। और ये इसीलिए है क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद ये देश सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरे, यानी काफी ग्रोथ करके उभरे। तो इसीलिए इन सभी देशों को इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद और साथ में स्थायी सदस्य घोषित किया गया। ठीक है, ताकि ये मजबूत देश है। और देखिए, जितना हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके काम क्या है, मानवता और शांति का विकास करना सभी पूरे पूरे विश्व के अंदर। अब मानवता और शांति का विकास करना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ युद्ध से। बट ऐसा नहीं है। इस हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की कई सारी शाखाएं हैं जो कि मानवता और शांति का एक बेस्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करती हैं पूरे विश्व के अंदर। यानी कि कोई बच्चों से रिलेटेड कोई बीमारी आ गई तो उसका एक अलग फंड तैयार होता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज आ गई तो उसका एक अलग फंड तैयार होता है। तो वो कई सारी यार ब्रांचेस बनी हुई। पहला जो आता है हमारे पास देखने को, ब्रांचेस शाखाएं जो है वो कई सारी, बट कुछ इन सब 6 7 ब्रांचेस पर प्रकाश डाला गया है जिनको पढ़ेंगे। तो आता है पहला यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन और इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये कब बना था? 1946 में, और न्यूयॉर्क के अंदर इसकी मेन ब्रांच है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर अगर कोई बच्चों से संबंधित बीमारी आ गई जिससे बच्चे मर रहे हैं कई सारे, और वो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर देश की हेल्प करनी, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी, पूरे विश्व के अंदर कहीं बच्चों से संबंधित कोई बीमारी आती है जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनको ठीक करने के लिए या फिर उससे उस बीमारी से संबंधित दवाई बनाने के लिए एक फंड बना हुआ रहता है इसके पास हमेशा, उसको बोला जाता है यूनिसेफ। उसके बाद आता है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा इसका नाम जैसी काम, यानी कि क्या करता है, पूरे इंटरनेशनल में पोजीशन में एजुकेशन को बढ़ावा देता है, सोशली कल्चर को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होती है हमारे सभी देशों के बीच में तालमेल बना रहता है। इसका जो मेन मोटिव होता है बेसिकली ये होता है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, कि कहीं कोई देश इतना समृद्ध नहीं है, इसके अंदर एजुकेशन इतनी नहीं है, तो उसमें एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाए, सोशली कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जो भी कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में, और पेरिस के अंदर इसकी मेन ब्रांच है। ठीक है, अब आते हैं WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात। पहले WHO की स्थापना हुई 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हेल्थ हेल्थ संबंधित कोई भी हेल्थ संबंधी बीमारी आती है तो उसके लिए फंड तैयार होगी, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा है। फिर आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे विश्व के अंदर ये ध्यान रखता है लेबरों का। अब लेबर जैसे कि कोई किसी लेबर को ऐसी जगह का काम पे ना लगा दिया जाए जहाँ पर उनकी जान का खतरा हो, ठीक है, या फिर कोई भी अगर उनसे बड़ा काम करवा लिया जाए और एक उच्च क्वांटिटी में या फिर एक समतल क्वांटिटी में उनको पे ना किया जाए, उनकी मजदूरी ना दी जाए। और जो 18 वर्ष तक का बच्चा काम नहीं करेगा और 18 वर्ष के बाद वो बच्चा काम करेगा, जब वो 14 ऐसे कुछ है, तो वो भी इसने निकाला, ILO ने निकाला कि इस वर्ष तक के बच्चे क्या करेंगे, काम नहीं कर सकते, और इसके अलावा के बच्चे काम करेंगे, तो वो भी इसने प्रतिबंध लगाया है ILO ने। इसके बाद आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरा आता है तो सिक्स्थ आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बेसिकली जितने भी वर्ल्ड के अंदर ट्रेड होती है उनके ऊपर ध्यान रखता है, कोई भी इमरजेंसी कोई भी परेशानी आती है तो वो ये सॉल्व करके देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कुछ शाखाएं हैं इसकी जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये जो मैंने लिखी है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं इसकी, जो कि हम अगर पढ़ेंगे तो ये 110% एग्जाम में जरूर आएगी आएगी। अब और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं जो कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ 3 टॉपिक्स मिलते हैं जिनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। देखिए इसका मतलब ये है कि जब 1945 के बाद इसका गठन हुआ, जब के समय को देखा जाए और आज करंट पीरियड को देखा जाए, जब में और अब में जितने भी देश इसके अंदर सम्मिलित थे उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। कोई देश यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो कोई देश वहां से यहाँ आ गए, इस तरीके से। तो जिस तरीके से सभी देशों की ग्रोथ बदली है, सभी देश बदले हैं, उसी तरीके से हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी कुछ ना कुछ सुधार करने चाहिए ताकि हम उसमें ग्रोथ कर सकें। क्योंकि अगर हम कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए, अगर हम उसमें वक्त के रहते कोई सुधार नहीं करते तो क्या होता है, हमारे कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, या फिर हम अपने करंट पीरियड को देखा जाए या फिर करंट जनरेशन को देखा जाए उससे पीछे रह जाता है।
तो यही सब चीजें डिटरमाइन किया गया है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आपको मतलब मांग उठ रही है कि सुधार हो। वो कैसी? इसके अंदर ये मांग थी कि जितने भी इसके स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। यानी कि काफी कम मात्रा में स्थायी सदस्यों को रखा गया है। और इसके अंदर ये भी चीज अस्थायी सदस्य वो होते हैं जो कि परमानेंट सदस्य रहते हैं और उनके पास वीटो पावर की शक्ति भी होती है, उनको सुरक्षा परिषद सदस्य भी कहा जाता है। और अस्थायी सदस्य वो होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के। और 2 साल में अगर वो चुन लिए जाते हैं और 2 साल तक रहते हैं अस्थायी सदस्य और किसी कारणवश वो हट जाते हैं तो दोबारा वो इसके अंदर समर्पित नहीं हो सकते। तो ये इसकी डिसएडवांटेज। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्य होगी और स्थायी सदस्यों की जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, संख्या बढ़ा देनी चाहिए ताकि और भी जितने विश्व के अंदर देश हैं उसके सम्मिलित हो सके। तो ये की डिसएडवांटेज बनी हमारी किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसके बाद ये था कि जो इसके फैसले होते हैं उसमें पश्चिमी देशों की छाप होती है। पश्चिमी देश है यानी कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन सभी देशों की छाप होती है कि आपको ये फैसला करना चाहिए, आपको ये फैसला करना चाहिए इस तरीके से। और ये बताया गया है इसके अंदर की जो हमारी बजट की बताई गई कि हमारा अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा बजट में योगदान करता है। 193 देशों में 25% वही देता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि बजट में सुधार कर देने चाहिए। तो परिशीलन के बाद कुछ नीति सुधारों की मांग की गई। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया परिक्रिया पे ढांचों में सुधार। यानी कि जब सरकारों ने, संगठन ने इन सभी बातों को सुना, इन सभी मांगों को सुना, तो 1997 के अंदर 1997 के अंदर क्या हुआ? जांच की शुरुआत कर दी कि भाई हमारे अंदर हकीकत में ऐसी कमी है या फिर हम सुधार करने चाहिए। तो सुधार करने की उन्होंने सोची और क्या करा, कई मानदंड निकाले, कई सारे मानदंड निकाले कि अगर कोई देश हमारे इस संगठन का क्या बनना चाहता है, स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो उसे कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी तभी वो हमारे देश का वो संगठन का सदस्य बन सकता है। तो उसमें क्या था? बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, बड़े बजट में योगदान कर सके, ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सब चीजें होनी चाहिए। तो उसमें ये सब मांग की थी। साफ जाहिर और दिखता है इसमें कि अगर उसने सुधारों की मांग को सुना और 1997 में इस जांच की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, बट उसने ऐसे मानदंड निकाले जिससे क्या हो, वो इसका सदस्य ही ना बन पाए। क्योंकि सभी देशों के अंदर, किसी एक देश के अंदर सारी खूबी मिलना मुश्किल है। कोई देश अगर अर्थव्यवस्था में अच्छा है तो उसकी जनसंख्या बड़ी है ना? कोई देश अगर किसी चीज में अच्छा है उसकी जनसंख्या कम है। इस तरीके से किसी न किसी में कोई ना कोई कमी निकलती है। और इसके जो मानदंड थे वो यही थे कि बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, ये जनसंख्या होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, बजट के अंदर बड़ा योगदान होना चाहिए और भी कई सारी चीजें थी। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जनसंख्या की सबसे बड़ी विश्व में बड़ा राष्ट्र होना चाहिए और ऐसा देश होना चाहिए जो मानवाधिकार का सम्मान करे। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की जो कि अगर कोई किसी देश के अंदर ये सब चीजें हैं तो हमारा वो बनता है सदस्य, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सदस्य नहीं बनाना चाहते किसी को। तो ये आया था परिक्रिया पे ढांचों में सुधार 1997 के अंदर। और इसके बाद हमें लास्ट टॉपिक मिलता है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जब पूरे विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 वर्ष पूरे हो गए थे, 60 वर्ष पूरे होने के बाद सभी देशों ने समझ लीजिए छोटा सा लाइन दी है इसमें कि एक पार्टी सी रही थी, ठीक है, और उसके अंदर न्यायाधिकारों को क्या हुआ था, क्योंकि चर्चा हुई थी। और न्यायाधिकार क्या थी कि अगर कोई देश अपनी जनसंख्या को एजुकेशन की तरफ ले जाने में या फिर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सम्मिलित नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो सभी देश उसका उत्तरदायित्व लेंगे। अगर किसी देश की जनसंख्या किसी परेशानी से गुजर रही है तो सभी पूरे विश्व के देश जो उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो इसका उत्तरदायित्व लेंगे कि आप इसकी मदद करोगे इस देश की। और क्या चीजें थी? एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए और मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई 2006 के अंदर और 19 जून में, ठीक है। यानी कि मानवाधिकार परिषद एक अलग बना दिया गया कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो कुछ न्यायाधिकार थे, बेसिकली न्याय से संबंधित थे, परेशानियों से संबंधित था और भी कई सारी चीजें संबंधित था। सो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है रिवीजन। आई होप आपके सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आप किसी भी चीज के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर या मेरे किसी राइटिंग सेक्शन पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर इस वीडियो। सो थैंक यू।